ओके, ये क्वेश्चन है आपके सामने में लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 26। इसमें इम्पॉर्टेंट वर्ड है इनकंसिस्टेंट। तो ये पता है क्या आपको? तो इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। फाइंड के इफ द इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट मीन्स इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें आपको रिमाइंड करता हूँ। कुछ बच्चों ने आंसर जो भेजा है उसमें A1, A2, B1, B2, C1, C2 नहीं लिखा है, डायरेक्टली उन्होंने इसका रिलेशन लिखा और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको A1, B1, C1, A2, B2, C2 ये सेपरेटली लिखना चाहिए। और दूसरी बात है कि सभी लोग वीडियोस चेक भी नहीं कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये बना ही रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए ताकि आप लोग कुछ समझ पाए। नहीं समझना है तो अच्छी बात है, फिर कोई समस्या ही नहीं। जब समझना हो तब समस्या होती है, जो समझना ही नहीं है तो अच्छा है। तो यहाँ पे हमारे पास 4x + 6y = 11। याद रखेंगे इसमें नो सॉल्यूशन का केस है। तो A1 = 4, 11 को इधर लेके आए, 7 भी इधर आ गया, A1, B1 और C1 है -11, A2, B2 और C2। इन्हें लिखने के बाद फॉर नो सॉल्यूशन क्या कंडीशन है? A1/A2 and B1/B2 they both are equal but they are not equal to C1/C2। तो इसके लिए पहले क्या करना चाहिए? हमें A1/A2 निकालना चाहिए, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों ही ढूंढ लेने चाहिए। तो A1/A2 क्या लिखना चाहिए? A1/A2 को A1/A2 है 4/2, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या मिलेगा? A1/A2 2/1, वहीं B1/B2 है 6/k, इसका कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। फिर C1/C2 ये है -11/-7, -11/-7, तो ये बन गया C1/C2 = 11/7। तो ये तीनों को ढूंढना ही है। और इसके बाद में हमने कंडीशन लिख रखी है नो सॉल्यूशन की। तो नो सॉल्यूशन के केस में A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो A1/A2 = B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। सबको पुट करें तो ये 2/1 = 6/k इज नॉट इक्वल टू 11/7। तो क्या दिख रहा है कि ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल हैं तो इनको लें। 2 = 6/k, के इधर ट्रांसफर हो गया और 2 डिनोमिनेटर में, तो k = 6/2, दैट मीन्स k is 3। तो k को अगर हम 3 पुट कर दें, k की जगह पे अगर आप यहाँ 3 रख दें तो क्या होगा? 6/3 दैट विल गिव यू 2, और इधर भी है 2, तो 2 = 2 एंड नॉट इक्वल टू 11/7। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 था। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 मैंने लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में जस्ट k नहीं है, उसकी जगह इन्होंने अल्फा यूज़ कर लिया है। तो इससे कोई डिफरेंस तो नहीं हो रहा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए अल्फा टाइम्स ऑफ x + 3 टाइम्स ऑफ y = ये है, इसको RHS से LHS में लाएंगे, प्लस -अल्फा + 3 = 0। अगर अल्फा होता सिर्फ तो वो इधर आता, LHS में नेगेटिव हो जाता। -3 अगर सिर्फ होता तो वो भी LHS में आकर के पॉजिटिव हो जाता। दोनों ही आ रहे हैं तो एक पॉजिटिव बना और एक नेगेटिव बना। वही दूसरा इक्वेशन है 12 टाइम्स ऑफ x + अल्फा टाइम्स ऑफ y + -अल्फा = 0। और इस क्वेश्चन में भी कहा गया है फॉर नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का केस क्या है? A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमें A1 लिखना चाहिए। A1 कितना है? अल्फा, B1 is 3 and C1 is -अल्फा + 3।
A2 12 B2 अल्फ़ा और C2 माइनस अल्फ़ा। मैं हमेशा इसे लिख रहा हूँ और आप लोग भी लिखें। तो इसके बाद में नेक्स्ट काम क्या करना है, तो A1 अपॉन A2 ये रेशियो ढूंढना है। A1 अपॉन A2 इज अल्फ़ा अपॉन 12, B1 अपॉन B2 इज 3 अपॉन अल्फ़ा and C1 अपॉन C2 इज माइनस अल्फ़ा प्लस 3 अपॉन माइनस टेंस ऑफ अल्फ़ा। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में हम कंडीशन लिखेंगे इसकी और उसमें इनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि मैंने ये तीनों लिख रखे हैं। तो नेक्स्ट है A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। सो अल्फा अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस 3 अपॉन माइनस ऑफ अल्फा। तो ये दोनों तो इक्वल दिख रहे हैं, तो जो इक्वल पार्ट है उसे हमेशा ले लेना चाहिए। तो इन दोनों को आपने ले लिया, क्या मिल रहा है, अल्फा अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन अल्फा, अल्फा इधर आ गया 12 इधर गया, तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर 12 इंटू 3 इज 36। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और इस चीज़ को लिख भी देंगे। तो अल्फा स्क्वायर था स्क्वायर रूट में, तो क्या बचा, सिर्फ अल्फा बचा इज इक्वल्स टू 36 है। तो यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी +6 और -6। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 6 -6। तो ये दो बातें आ रही है अल्फा के लिए। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये चेक करना है, जैसा इसके पहले भी एक एग्जांपल में देखा था हमने, ये दो वैल्यूज आ रही है तो उनको वापस से सब्स्टिट्यूट करके देखिए। या तो दोनों ही हो सकते हैं, नहीं तो कोई एक ही होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो 6 को आप पहले पुट करें। तो यहाँ पे आपने A1 अपॉन A2 लिखा है 6 अपॉन 12, तो दिस इज 1/2। ये हो गया 3/6, तो ये भी हुआ 1/2। यहाँ पे आपने रख दिया अल्फा की जगह 6, तो माइनस साइन है तो -6 प्लस 3 अपॉन -6, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है -3 अपॉन -6 दैट इज 1/2। अगर हम अल्फा को 6 पुट करते हैं तो ये तीनों ही इक्वल मिल जाते हैं, तो ये वैल्यू यूजफुल नहीं है। तो दूसरा वैल्यू क्या है, तो समझ रहे हैं, आपको इन तीनों में सब्स्टिट्यूट करना है और फिर ये पता चल रहा है कि ये 6 पुट करने से ये तीनों ही इक्वल हो रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो हमने ये काम कर लिया कि अल्फा की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। अब दूसरा वैल्यू है -6, तो -6 को पुट करें, -6/12 गिव्स यू -1/2, 3 अपॉन -6 इज ऑल्सो -1/2, और यहाँ पे माइनस साइन है तो ब्रैकेट डालें, -6 प्लस 3 अपॉन माइनस ऑफ -6। अल्फा की जगह -6 पुट करना है, माइनस साइन सेपरेट है। तो ये क्या बन रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ये माइनस ऑफ -6 हो गया है +6, 6 प्लस 3 9, और ये आ गया 6, तो 9/6 इज 3/2। तो करेक्ट वैल्यू इज अल्फा इक्वल्स टू -6। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको एग्जाम में, जहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, और अगर हमने ये ध्यान नहीं दिया कि दोनों वैल्यूज करेक्ट है या नहीं है तो फिर हमारे मार्क्स कट सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 30 में इन्होंने सभी कुछ पूछ लिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the following pair of linear equations have unique solution, no solution and infinitely many solution। जो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसके बारे में इन्होंने लास्ट में कहा है, इज देयर अ वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम, जैसे आपने अभी तक हर सवाल को बनाया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन आपको पता है, A1 इक्वल्स टू 2। ओके, ये 1 इधर आ जाएगा तो -1 इक्वल्स टू 0, 7 भाई साहब भी इधर आ जाएंगे। A1 इक्वल्स टू 2, B1 इज इक्वल्स टू k एंड C1 इज इक्वल्स टू -1, A2 इक्वल्स टू 3, B2 इज इक्वल्स टू -5 एंड C2 इक्वल्स टू -7। तो सबसे पहले है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, क्या कंडीशन होनी चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो आपको कंडीशन तो पता है,
A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 2/3 है, B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू K अपॉन -5 है, और C1 अपॉन C2 -1 अपॉन -7 दैट इज 1/7। यहाँ पे भी ये माइनस साइन है, इसको न्यूमरेटर में भेज देंगे। तो ये आपके पास में A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 ये तीनों है। पहला है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो आप इसमें पुट करें और जस्ट K की वैल्यू तो B1 है ये आपको पता ही है, तो इसमें आप पुट कर लें। तो A1 अपॉन A2 कितना दिख रहा है, तो 2/3, और B1 अपॉन B2 है -K अपॉन 5 इधर आ गया, तो 5 × 2 10, 10/3 इक्वल्स टू -K इक्वल्स टू -10/3। तो ये आपको K की वैल्यू मिल गई, किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब यूनिक सॉल्यूशन के बाद में अब सेकंड हम ले लेते हैं नो सॉल्यूशन को। तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे B1 है आपका K, यहाँ पे B1 हमने लिखा -K, तो हमें K की जगह -10/3 पुट करने पे ये दोनों ओके ये दोनों तो इक्वल नहीं होने चाहिए, सॉरी। तो ये दोनों इक्वल, K शुड नॉट बी इक्वल्स टू -10/3। तो इसका आंसर हम लिखेंगे K कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट -10/3। इसके बाद में नेक्स्ट है फॉर नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के केस के लिए फॉर नो सॉल्यूशन A1 अपॉन A2 should be equals to B1 upon B2 and they both should not be equals to C1 upon C2। तो A1 upon A2 2/3 है, और B1 upon B2 है -K upon 5, और C1 upon C2 है 1/7। तो इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है, जस्ट ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको आप इक्वेट करें, जो अभी जिसके जस्ट पहले जो गलती से मैंने लिखा था, तो इसे वही काम अभी करना है। ये 10/3 इक्वल्स टू -10 ऑफ K, सो K इक्वल्स टू -10/3। ये इसका आंसर आ गया। K विल बी, when K will be -10/3 then A1 upon A2 and B1 upon B2 will become equal, and of course A1 upon A2 तो आपको मालूम है कि 2/3 है, जो कि 1/7 बिल्कुल नहीं होगा। तो ये सब्स्टिट्यूट करें आप खुद से इसको। और फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन जस्ट यहाँ पे इक्वल आ जाना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल। इन्होंने ये कहा था कि is there a value of K for which the system has infinitely many solution। हम इसमें देख रहे हैं कि K की तो कुछ ना कुछ वैल्यू हमें ढूंढनी है, लेकिन ये जो फर्स्ट है 2/3 दैट इज A1 upon A2 और C1 upon C2 है 1/7, ये दोनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते, ये है भी नहीं। तो K की कोई भी वैल्यू आ जाए, इसके कारण से ये 2/3 तो 1/7 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और ये दोनों डिफरेंट है। तो K की कोई भी वैल्यू हम रखें, उससे 2/3 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और 1/7 भी चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब अगर ये जैसे है वैसे ही रहे तो फिर ये कभी भी इक्वल नहीं होने वाले, ये तो इक्वल है नहीं। इसके लिए हम कहेंगे कि देयर इज नो वैल्यू ऑफ K फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, तो इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। ओके, तो इस क्वेश्चन नंबर 32 में ये कहा जा रहा है फाइंड द कंडीशन। ये आपको कुछ पूछ नहीं रहा है कि K की वैल्यू निकालो या अल्फा की वैल्यू निकालो, ये पूछ रहा है फाइंड द कंडीशन, क्या होना चाहिए, क्या स्थिति होनी चाहिए जिसके कारण से इन दोनों लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो। तो फाइंड द कंडीशन और टेल द कंडीशन, गिव द कंडीशन। कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या है, तो A1 upon A2 should not be equals to B1 upon B2। यहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये लिखा जाए, A1 is A, B1 is B एंड C भाई साहब इधर आ जाएंगे, तो -C इक्वल्स टू 0, एंड B इधर आ गया, तो ये B1 है, A1
और C1 इज माइनस टाइम्स ऑफ C, वही A2 है L, B2 है M और C2 है माइनस N। अब इन्होंने बोला क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो कंडीशन यही होनी चाहिए। आप इसमें A1 A2 B1 B2 की वैल्यू पुट करें। A1 इज A, A2 इज L and B अपॉन M, दे शुड नॉट बी इक्वल। इसके बाद हम लिख सकते हैं A टाइम्स ऑफ L शुड नॉट बी इक्वल्स टू B टाइम्स ऑफ L। इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल ना आए, यही कंडीशन होनी चाहिए। इसने आपसे कुछ ढूंढने के लिए तो नहीं कहा था, इसने जस्ट ये कहा कि क्या होना चाहिए कि ये यूनिक सॉल्यूशन हो। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमें यही बताना चाहिए कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं हो। तो A1 A2 B1 B2 A अपॉन L और B अपॉन M है, ये दोनों जो रेशियो है, ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 बड़ा ही सिंपल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन 34, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है और इसके लिए हमें A और B की वैल्यू ढूंढनी है। A और B दोनों कांस्टेंट है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कुछ एक वीडियो में बना करके भी दिया है। तो यहाँ पे आप इनको ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। ये 7 इधर आ गया तो -7 इक्वल्स टू 0, और ये दोनों भी RHS LHS में आ गए तो इनकी भी वैल्यू 0 हो गई। अब इसके बाद में A1 2 है, B1 -3 है और C1 -7, A प्लस B ये A2 हो गए, B2 ये जो Y के साथ में वो B2 है, तो Y के साथ में ये पूरा ब्रैकेट और ये माइनस साइन दिख रहा है, माइनस ऑफ A प्लस B -3 और C2 इज माइनस ऑफ 4A प्लस B। इसके बाद में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके लिए कंडीशन तो आपको पता है, तो आप उसके पहले क्या ढूंढेंगे, A1 अपॉन A2, 2 अपॉन A प्लस B, B1 अपॉन B2, -3 अपॉन माइनस ऑफ A प्लस B -3 एंड C1 अपॉन C2, -7 अपॉन माइनस ऑफ 4A प्लस B। यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो उनको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी -1 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप यहाँ पे पहुँच गए। इसके बाद में सिंपल है कि आप कंडीशन लिखें और उसमें पुट कर दें। तो मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं इक्वेशन को हटा रहा हूँ यहाँ से। तो मैं तो हर एक सवाल में A1 A2 B1 B2 C1 C2 लिख देता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं लिख रहे, मतलब 2-3 बच्चे तो लिख ही नहीं रहे, और बहुत सारे बच्चों ने आज ये जो 2 पेजेस भेजे थे इसको सॉल्व करके भी नहीं दिया। बड़ा अच्छा है, शायद बहुत बिजी होंगे, स्कूल का होमवर्क वगैरह होगा या फिर कहीं बाहर जाना होगा, क्योंकि बाहर में तो सब कुछ चल ही रहा है, किसी की शादी होगी। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 ये तीनों इक्वल हैं। इसकी जगह पे हमने इन्हें सब्स्टिट्यूट किया, A प्लस B B1 अपॉन B2 इज 3 अपॉन A प्लस B -3 और C1 अपॉन C2 है 7 अपॉन 4A प्लस B। अब 2 अननोन हैं A और B, तो 2 इक्वेशन लेनी पड़ेगी। आपने लीनियर इक्वेशन में भी यही, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी यही काम किया है, x और y 2 अननोन होते हैं तो उनके लिए 2 इक्वेशन दी गई है, तो आप ढूंढ सकते हैं। तो हम किन 2 इक्वेशन को लेते हैं जो 2 आपको सिंपल लगते हैं, तो जिसमें ये 2 अपॉन A प्लस B ये पहला और तीसरा इसको ले लिया जाए और इन दोनों को ले लिया जाए। इन दोनों को भी ले सकते थे, तो मुझे ऐसा लगा तो मैंने इन्हीं को ले लिया। ये 2 अपॉन A प्लस B इक्वल्स टू 7 अपॉन 4A प्लस B है, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये RHS में, तो 2 टाइम्स ऑफ 4A प्लस B इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ A प्लस B, 8A प्लस 2B इक्वल्स टू 7A प्लस 7B। तो ये आ गया पहला इक्वेशन। अब इस पहले इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, इस पहले इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि 7A इस तरफ आएगा तो 8A माइनस 7A
और 2b को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 7b माइनस 2b। फिर आ गया आपके पास में 8a माइनस 7a, दैट इज a इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ b। तो एक ये इक्वेशन आया। ये कहाँ से आया? तो इन दोनों को लिया, फर्स्ट और थर्ड को लिया। अभी हम नेक्स्ट सेकंड और थर्ड को ले लेते हैं। 3 अपॉन a प्लस b माइनस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस b। ये इधर ट्रांसफर हुआ और ये इधर 4a प्लस b, 7 टाइम्स ऑफ a प्लस b माइनस 3, 12a प्लस 3b, 7a प्लस 7b माइनस 21, 7a इधर ट्रांसफर हुआ तो 12a माइनस 7a, 3b को उधर ट्रांसफर कर दिया तो 7b माइनस 3b माइनस 21, 12a माइनस 7a 5a, 4b माइनस 21। ये दूसरा इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन में एक ही जगह पे 5b हम पुट कर दें, क्योंकि दो इक्वेशन है आपके पास। एक इक्वेशन है 5a इक्वल्स टू 4b माइनस 21 और एक इक्वेशन है ये। इन दोनों को सॉल्व करना है। a यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहा है 5b के बराबर है, तो एक ही जगह पे 5b को पुट करें। एक ही जगह पे हमने इस 5b को पुट कर दिया। 4b माइनस 21, 25 टाइम्स ऑफ b इक्वल्स टू 4b माइनस 21। 4b इधर आया तो 25b माइनस 4b इक्वल्स टू 21 माइनस 21, 21b इक्वल्स टू माइनस 21, तो b आ गया -1। जैसे ही b -1 मिला इसमें पुट किया तो a इक्वल्स टू 5 इंटू -1, a इक्वल्स टू -5, तो a इज -5 एंड b इज -1। ये मिल गया। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। आपको मालूम है कि इनको इक्वेट करना है तो इक्वेट कीजिए, इसमें कोई समस्या की बात तो है नहीं। मैथमेटिक्स में तो बात यह है कि जो आपको पता है वो करना है, उसके अलावा कुछ और करना नहीं होता, दिमाग भी ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता। बाकी तो ये सब तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो जो आपको पता है आप उस काम को करते रहिए, इसमें परेशानी की कोई बात ही नहीं है। तो अभी तक हमने ये ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, और अभी हमने ये भी पढ़ लिया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब एक और बच गया है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फाइंडिंग द सॉल्यूशन। जैसे कि ये 3 मेथड थे, तो इसमें चौथा मेथड ये है। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये जब आप क्लास में आएंगे तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मुझे काफ़ी सारी जगह चाहिए होती है। सवाल भी इसके थोड़े बड़े हैं, मतलब इस मेथड से सवाल हमें जो अपने ग्राफिकल से बनाया, सब्स्टिट्यूशन से बनाया, एलिमिनेशन से बनाया, उन्हीं सवालों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बनाना है। तो ये मेथड कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आपको अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन मिलता है तो ये दोनों से ही जनरली सॉल्व करते हैं हम, जब तक कि बोल ना दिया जाए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या ग्राफिकल मेथड से करो। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं दोनों मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये तो मैं अब क्लास में जब क्लास स्टार्ट होगी तब वहाँ पे इसको डिस्कस कर लूँगा। तो नेक्स्ट काम है वर्ड प्रॉब्लम्स बनाना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसके पीछे का कारण है हमारा दिमाग। हम किसी भी चीज़ को वैसे नहीं एब्जॉर्व करते हैं जैसा वो है, हम उसमें अपना दिमाग लगा देते हैं और उसको अपने लिए एक प्रॉब्लम बना लेते हैं। तो ये वर्ड प्रॉब्लम में मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7 से लेके 11 तक ये 4 एक्सरसाइज है और लास्ट में एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है। तो टोटल 5 एक्सरसाइजेज है। हर एक्सरसाइज में ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है। लास्ट के एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, 30 के अराउंड है सब। तो इसमें मैं अब हर दिन एक एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करता हूँ लेना। मैं कुछ 4-5 क्वेश्चन बनाऊंगा यहाँ पे और आपको एक्सरसाइज भेजूंगा, तो आप भी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन बनाइए। हमेशा याद रखिए कि ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ समझना है चीज़ों को। आपने समझ लिया तो क्वेश्चन बस इतना ही डिमांड करता है कि आप इसके ऊपर में अप्लाई कर पाओ, और उसमें कुछ नया चीज़ करना है हमें, उसकी ज़रूरत अभी क्लास 10 में तो नहीं होती। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हमें जस्ट
समझना है और तरीका बहुत अच्छा रहना चाहिए। आप जो स्टेप स्किप कर रहे हो, मुझे देखो मैं तो सारे स्टेप्स लिखता हूँ। अभी यहाँ पे ये वीडियो बनाना पड़ता है, फिर भी मैं सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ। तो मैं हमेशा ही ऐसा काम करता हूँ। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए कि सारे स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं लिख रहे हो, कोई और तो लिखेगा। अगर एग्ज़ाम में आपसे पहले उसकी आंसर शीट है एग्जामिनर के पास में, तो उसने सारे स्टेप्स लिखे और आपने 2 स्टेप्स कम लिखे, तो ऑफकोर्स उसको ज़्यादा मिलने चाहिए और आपको कम, क्योंकि आपने कम काम किया। तो इसके अलावा एक एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं आप देख रहा हूँ 2 एक क्वेश्चन लेता हूँ 2/3/5 डिवाइडेड बाई 4/3। तो इसमें 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर 1, 5 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 10/5 माइनस 3/5 होल अपॉन 4/3, और इसके बाद में 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो ये हो गया 10 माइनस 3/5 अपॉन 4/3। अब 7/5 है और ये 4/3 है, तो क्या बन गया 7/5 डिवाइडेड बाई 4/3। तो फिर 7/5 इंटू 3/4। इसमें याद रखिए कि इसका जो डिनोमिनेटर है ये 5, ये तो इसके साथ है, ये गायब नहीं हुआ है। तो बच्चों कल से मैं वर्ड प्रॉब्लम्स के एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा, तो आप लोग ध्यान दें। और जो लोग होमवर्क नहीं बना रहे हैं, शायद टाइम नहीं होगा, कहीं बाहर घूमने जाते होंगे, तो वो लोग भी थोड़ा पढ़ाई करें।